नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, इस देश का लोकतंत्र अच्छे हालात पे नहीं है, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं ईवीएम को लेकर, सवाल खड़े हो रहे हैं वोटर लिस्ट को लेकर, और विपक्ष लगातार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, लेकिन जवाब राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी देने लगती है, जैसे कि एक वकालत कर रही हो। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सच में मैच फिक्सिंग की जा रही है, क्या चुनाव को फिक्स किया जा रहा है, क्या इस देश के लोकतंत्र को हैक किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राजीव रंजन जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। सर, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में फिक्सिंग हो गई थी, अब बिहार में भी फिक्सिंग हो जाएगी। उसके बाद राहुल गांधी तारीफ भी कर रहे हैं चुनाव आयोग की। किस तरह से देखें इस पूरे मसले को। देखिए हिमांशु जी, जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आया था तब संजय जी के साथ मैंने कई कार्यक्रम किए थे। और उस वक्त भी हम लोगों ने बहुत आश्चर्य जताया था, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम लोग जितना घूमे थे, कहीं पे भी ऐसा भाजपा इतने ज्यादा मतों के साथ में जीतती हुई नजर नहीं आ रही थी। मतलब आप सोचिए कि कांग्रेस जैसी पार्टी 16 सीट पे आके सिमट गई, जिस पार्टी को 6 महीने पहले की लोकसभा इलेक्शन में 13 सीट मिली थी, 48 में से 13। और फिर 288 विधानसभा में कैसे 16 सीट मिलेगी। उस वक्त भी उद्धव ठाकरे की पार्टी भी जो है वो 20-21 पे आके अटक गई, और शरद पवार जी की तो दुर्गति हो गई। मतलब इतनी कम सीट जो है, पवार साहब इतना लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, उनके जानने वाले उनके करीबी लोगों ने बोला कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमको इतनी 9 या 10 सीट कुछ उनको मिली थी, एग्जैक्ट टैली मुझे याद नहीं है, 9 या 11 मिली थी। तो कहने का अर्थ है कि उस वक्त भी जो हम लोग घूमे थे, जो पत्रकार, कहीं भी हमने ऐसी बयार नहीं देखी थी कि भाजपा की या एनडीए की भयानक जो है वो उनको जन समर्थन मिलने वाला है। उल्टा बहुत ज्यादा आक्रोश था जनता का, और जनता ने वो आक्रोश लोकसभा के इलेक्शन में दिखाया। जो दुर्गति भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट में हुई 2024 के इलेक्शन में, उसका पूरा श्रेय दो ही राज्यों को जाता है। एक है उत्तर प्रदेश, और दूसरा है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भाजपा की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई थी, सिर्फ 9 सीट मिली थी लोकसभा। तो हम लोगों ने देखा था कि कहीं पे भी ऐसा जनमानस का बहुत जो है बड़ा समर्थन नहीं है इनको। ठीक है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक का अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। ये कैसे संभव हो गया भाई? आपको कैसे इतनी सारी सीटें मिल गई? जब 2014 की लहर थी, मोदी लहर, या 2019 की पुलवामा और मोदी की जो लहर थी, उसमें आपको जब इतनी सीटें नहीं मिली, तो 2024 में तो आपकी बहुत बुरी स्थिति हुई थी लोकसभा में, कोई लहर ही नहीं थी। तो 6 महीने बाद कहां से आपकी लहर होगी? और ये जान के जो है लाड़की बहना लाड़का भाव योजनाओं को लाया गया कि अगर कल को कोई जनता प्रश्न उठाए तो हम बोल देंगे कि भाई हमने ऐसी योजनाएं निकाली थी जिसके लालच में आके लोगों ने हमको वोट किया। यानी ले दे के जो है लोगों पे ही लालची होने का जो है आप इल्जाम थोप दो। जो इनकी क्रियाकलाप है, कार्य करने की शैली है, वो क्या है? जब ये फंसते हैं तो मीडिया को जो है स्ट्रीम रोलर के नीचे डाल देते हैं, रोड रोलर के नीचे डाल देते हैं कि मीडिया की गलती थी। अरे मीडिया को न्यूज कौन फीड कर रहा है भाई? हमने देखा भी ऑपरेशन सिंदूर में। अब ये लोग एडवाइजरी उस टाइम में जारी की, आप बोल रहे हैं, इंडियन आर्मी बोल रही है कि 15% टाइम हमारा बर्बाद हुआ तो मीडिया की गलत सलत खबरों को जो है उसकी पुष्टि करने में। तो सवाल ये उठता है कि मीडिया को फीड कौन कर रहा था? कौन था जो मीडिया को फीड कर रहा था? तो जैसे इन्होंने मीडिया को अभी स्ट्रीम रोलर के नीचे डाल दिया है ऑपरेशन सिंदूर में, ऐसे महाराष्ट्र का जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो इन्होंने जनता के लालची स्वभाव को जो है वो सामने प्रस्तुत किया कि लोगों ने तो जो है हमारी अच्छी योजनाएं जो थी, लाडली बहना लाड़का भाऊ, उसके कारण हमें वोट किया। अब उसमें अच्छा क्या था ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। आप घर बैठे हुए किसी को 1,500 दे रहे हो, वो भी जवान लोगों को, जवान लड़कियों को दे रहे हो। तो ये तो भाई उनके अंदर श्रम करने की अंदर से इच्छा शक्ति नहीं आएगी। तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो ब्राइबरी है, एक तरीके से वोट खरीदना है। तो एक तरफ आप वो कर रहे हो, दूसरी तरफ वोटर लिस्ट में हमने पहले भी कई बार 4 PM के मंच पे डिस्कशन किया था कि 48 लाख नए वोट्स ऐड किए गए ये 6 महीने में। मई में जो इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में, और जो आपका अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा में इलेक्शन हुआ है, इसके बीच का जो टाइम था, इस समय में 48 लाख वोट्स ऐड किए गए।
और 8 लाख वोट जो है वो निकाले गए, काटे गए। तो यानी टोटल 56 लाख वोटों का जो है वो यहां से वहां जो है नंबर जो है वो चेंज हुए। 5 साल में जितने लोग ऐड या डिलीट नहीं हुए उतने आपके 6 महीने में हो। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? तो ये बहुत सारे प्रश्न जो है वो खड़े करता है भारतीय जनता पार्टी के, और खास तौर पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के क्रियाकलाप पे, उनकी कार्य करने की शैली पे। ये समझने वाली बात है कि गुंडई से शासन बहुत दिनों तक नहीं चलता है। और ये जो अभी राहुल गांधी ने लिखा है, इससे ये भी स्पष्ट नजर आता है कि कैसे जब संवैधानिक संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं तो देश का क्या हासिल होता है। मेरा ये सवाल है कि सदन में विपक्ष के नेता को ये प्रश्न उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्यों राहुल गांधी को जो है वो ये प्रश्न न्यूज एडिटोरियल द्वारा लिखने की जो है वो लिखना क्यों पड़ रहा है? आप, ये तो इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि आप जो है डाटा को जो है सार्वजनिक कीजिए। आप सीसीटीवी के फुटेज अगर कोई मांगे तो उसको प्रोवाइड कीजिए। इसके लिए राहुल गांधी या किसी को भी एडिटोरियल्स क्यों लिखने पड़ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में या दूसरे न्यूज़पेपर्स में? ये नहीं, अपने राजीव आप जी, एक मैं यही शर्मसार पूछ करने रहा वाली था बात। कि राहुल गांधी के सवालों से भारतीय जनता पार्टी फंस गई है या इलेक्शन कमीशन फंस गया है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन से सवाल होता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। तो यही तो गुंडा ही है ना भाई। आपसे जब कोई बात ही नहीं कर रहा है तो आप जबरदस्ती बीच में क्यों पड़ रहे हो? ये जो है भाई, यहाँ पे सवाल हो रहे इलेक्शन कमीशन से। संवैधानिक संस्था कौन है? इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन हम्म। कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो हम्म। है, जो भी विपक्षी दल के नेता हो या जनता हो, इनकी जो भी क्वेरी है, इनके जो भी मन और मस्तिष्क में प्रश्न है, उन सबको वो हल करे। इसके लिए एडिटोरियल लिखने की विपक्ष में, आज देखिए लोकसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। ये लीडर ऑफ हम्म। ओपोजिशन जो सदन में विपक्ष के लीडर है, उनको एडिटोरियल क्यों लिखना पड़ रहा है? यानी आपने किस स्थिति पे लाके इस देश के प्रजातंत्र को जो है छोड़ दिया है कि लोगों के सामने उनको एडिटोरियल लिखना पड़ रहा है कि भाई हम मांग रहे डाटा, रीडेबल डाटा मांग रहे, कंप्यूटराइज रीडेबल डाटा मांग रहे और हमको मिल नहीं रहा है। तो ये कैसा मजाक है? हम सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है। कौन से नए लोग ऐड हुए, उनके हम नाम रीडेबल, कंप्यूटराइज रीडेबल ये मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे हो। तो ये तो मांगना भी नहीं चाहिए। एक जो हेल्दी डेमोक्रेसी है, इसमें खुद ही इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड कर देना चाहिए। राहुल गांधी कई मंचों से इस चीज को बोल चुके हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन यदि चुनाव की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो ये पूरी हम्म। तरीके से प्रजातंत्र की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह है कि भाई आप किस तरीके हम्म। से प्रजातंत्र। और देखिए, सबसे दुख की बात यह है कि ये डिमांड जो राहुल गांधी ने की है, 1 दशक बाद की है। ये अगर 2016-17 में ही कर लिया रहता कि आप हर साल जो है जो भी नए नाम जिस भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में ऐड कर रहे हो आप देते जाओ, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती कि 2019 या 2024 में चुन के आते। ये हो ऐसा रहा है, कभी पुलवामा हो जा रहा है, कभी वोटर जो है ऐसे स्विंग हो जा रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के समझ में नहीं आ रहा। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक है या हम लोग जो घूम घूम के जो हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे थे, बात कर रहे थे, हमारे में से किसी के समझ में नहीं आया कि इतना स्विंग वोटर्स का, इतना एक तरफा स्विंग जो है वो कैसे 6 महीने में हो गया। ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है हिमांशु जी, बहुत ही हम्म। एबनॉर्मल है। और ये हम्म। अबनॉर्मल चीज को इतने ज्यादा खुल के कर रहे हैं जिससे शो कर रहा है कि इनको किसी भी तरीके का डर नहीं रह गया है। इसी को गुंडई बोलते हैं, प्रशासन की गुंडई बोलते हैं। ठीक है। और आप अरे हरियाणा महाराष्ट्र में जो हुआ है हिमांशु जी, ऐसा वोटर स्विंग मैंने कभी नहीं देखा कि 5 महीने 6 महीने के अंदर में एक तरफा लहर चल जाए। ऐसा क्या हम्म। उन 6 महीनों में हो गया था? मोदी सरकार ने कर दिया था कि भाई लोगों ने विधानसभा के चुनाव में आपको भर भर के वोट दिए और कांग्रेस को निस्त नाबूद कर दिया। प्रजा 1947 के 1960 में महाराष्ट्र स्टेट बनने के बाद से कभी भी कांग्रेस को महाराष्ट्र में इतनी कम सीट नहीं मिली है। और वो भी तब जब उनका ग्रास रूट लेवल पे संगठन मजबूत हो रहा था। उस टाइम पे आपने कांग्रेस को 16 सीट पे लाके समेट दिया। ये अपने आप में हम्म। कई प्रश्नों को जो है वो खड़ा करता है
जी हिमांशु। लेकिन राजीव जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हार जाते हैं तो सवाल खड़ा करते हैं और जीत जाते हैं तब कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे ईवीएम के मामले में कि आप ईवीएम वहां सही हो जाती है जहां आप जीत जाते हैं, जहां आप हार जाते हैं वहां पर आप सवाल खड़ा करते हैं। तो क्या ये पूरा मामला जो है इस तरीके से फिक्स किया जा रहा है कि विपक्ष को जो सवाल है उसके काउंटर भी तैयार रहे, इस लिहाज से पूरी जो सियासी गुड़ागड़ित है ये तय की गई है क्या? ना 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 ना, ये गलत फीडबैक है कि हार जाते हैं तो मांगते हैं और जीत जाते तो नहीं मांगते। भैया अखिलेश यादव ने सदन में बोला है लोकसभा में कि अगर मेरे को सारी सीट मिल जाती, 80 में से भी 80 मिल जाती लोकसभा की, तो मैं आपसे सीसीटीवी के फुटेज की मांग करता। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ का प्रचार है कि जीत जाते हैं तो ये जो है ये ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। राहुल गांधी ने ये बार बार बोला है, कांग्रेस के कई नेताओं ने बार बार बोला है कि हम अगर पूरी सीटें भी जीत जाए, 100 आउट ऑफ 100% भी हमको मिल जाए, तो भी हम डिमांड करेंगे कि आप हमको वोटर लिस्ट दिखाओ जो चेंजेस हुए हैं, आप हमको सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, आप हमको ये दिखाओ कि भाई किस तरीके से जो है ये 6 महीने में, 10 महीने में, एक साल के अंदर में जो है वो जनसंख्या डेमोग्राफी में चेंजेस आए और वोटर लिस्ट के नेचर में चेंजेस आए। तो ये गलत जो है, ये गोदी मीडिया टाइप जो है, ये जो फैलाते हैं वैसी झूठ का प्रचार किया जा रहा है। विपक्षी दल हमेशा से 5 बजे के बाद के सीसीटीवी फुटेजेस और जिस तरीके से डेमोग्राफी में या इसमें चेंजेस आ रहे हैं वोटिंग पैटर्न में, या नए वोटर लिस्ट ऐड किए गए या किनको डिलीट किया गया है, इसकी मशीन रीडेबल कॉपी मांग रहे हैं, शुरू से मांग रहे हैं। ठीक है, 2022 से जहां तक मुझे याद आ रहा है इस चीज की डिमांड हो रही है। तो ये एकदम मिथ्या बात है, गलत बात है। 4 PM के पटल से मैं 4 PM की सारी जनता, जो दर्शक जो हमारे देखते हैं, उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपोजिशन पार्टीज ने कभी डिमांड नहीं की। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये सारे अपोजिशन पार्टीज की बात कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, शरद पवार गुट के जो लोग हैं उनसे भी बात हुई है, महाराष्ट्र में कांग्रेस के लोगों से भी बात हुई है, आरजेडी में जो बिहार के वहां के भी नेताओं से मैं संपर्क में हूं, उनसे भी बात हुई। सब डिमांड कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी डिमांड कर रही है कि आप हमको जो है वोटर लिस्ट में क्या चेंजेस कर रहे हो, क्या ऐड क्या डिलीट हुआ है, इसकी मशीन रीडेबल आप हमको कॉपी प्रोवाइड कीजिए। आप ये बताइए 5 बजे के बाद में क्या सीसीटीवी फुटेज दीजिए। और सबसे बड़ी बात हिमांशु जी, एक बात को आप समझिए, फॉर्म 17 आपको जो पोलिंग बूथ में आपका जो ऑफिसर रहता है उसको मिल जाता है, उसमें डाटा मिल जाता है। आजकल सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड है। जब सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हैं तो आपको फाइनल डाटा रिलीज करने में 2 घंटा 4 घंटे से ज्यादा लगना नहीं चाहिए डाटा कोलेक्ट करके। छत्तीसगढ़ और विदर्भा मतलब की जो एरिया है जो थोड़े नक्सलाइट है, नॉर्थ ईस्ट के, जहां से डाटा आने में टाइम लगता है, उसका मान लिया कि भाई 1 दिन बाद होना है। आप 10-10 दिन का टाइम ले रहे हो, और 10-10 दिन बाद आज सीधा 6% 7% वोटिंग परसेंटेज बदल जा रहा है। ये तो गुंडाई है, बदमाशी है, ये भ्रष्टाचार है। ये दिखाता है कि कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है आपका संवैधानिक संस्था। भाई 5% वोट बढ़ जाएंगे, 6% वोट बढ़ जाएंगे। आप उसी टाइम में जो जब लिखित रूप में जब कंप्यूटर का यूज नहीं होता था, तब फाइनल डाटा 24 घंटे में जो है वो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता। तो अब तो पावरफुल कंप्यूटर्स है, अब तो सिर्फ डाटा आपको कोलेक्ट करना है और फीड करना है। इसमें 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो ये क्यों 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद डाटा रिलीज कर, इसी चीज पे इलेक्शन कमीशन के सारे ऑफिसर्स को तो जो है वो जेल हो जानी चाहिए। उनको बुला के उनके ऊपर में मुकदमा किया जाना चाहिए कि आप अपने, दिस इज डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी जो है वो ठीक से कर नहीं रहे। ये आपका काम है। ये अपोजिशन पार्टी या जनता ने या एनजीओज ने, इन्होंने डिमांड ही नहीं करना चाहिए कि आप हमको फाइनल डाटा दीजिए। ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे, और जो सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करता है उसके लिए सिर्फ एक ही सजा है कि उसके ऊपर मुकदमा हो और केस चला जाए और जेल भेजा जाए। जी हिमांशु। अच्छा, शुरुआत से पैटर्न देखते हैं 2014 के बाद से किस तरह से चेंज हुआ है। पहले एक तो जुमलेबाजी की गई, तमाम ऐसे वादे किए गए जिससे जनता अट्रैक्ट हुई, उन्होंने वोट दिया।
फिर धीरे धीरे करके जब लगने लगा कि वोट नहीं मिलेगा या फिर चुनाव हार जाएंगे, तो फिर ईवीएम का गेम होने लगा। अब ईवीएम से आगे मैच फिक्सिंग इस तरह से हो रही है कि हम वोट परसेंटेज बढ़ाए दे रहे हैं अपने मनमर्जी से, क्योंकि कहा गया कि ईवीएम में हैकिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस बात को लेकर हालांकि पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन वो एक मशीन है, छेड़छाड़ तो उससे भी हो सकती है। तो जब ये सवाल खड़ा होने लगा तो ये गेम शुरू हो गया। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे ये लगता जा रहा है कि वो इलेक्शन हार जाएगी या फिर यहाँ पर चीजें खराब हो जाएंगी, वहां पर कुछ ना कुछ तरीका ढूंढे ले रही है और अपना जो कुर्सी है उसको बचाए ले रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ईवीएम हैक नहीं हो सकते कहाँ? जो आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर साइंटिस्ट माना जाता है एलॉन मस्क, एलॉन मस्क का ये कहना है कि एनीथिंग कैन बी हैक। ये ट्वीट किया उन्होंने, ठीक है? तो इस तरीके अगर दुनिया का सो कॉल्ड सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, ये बात कह रहा है कि भाई एनीथिंग कैन बी हैक्ड, वो इंजीनियर जिसने अपने दम पे स्पेसएक्स, टेस्ला, एआईएक्स इस टाइप की कंपनी जो है वो बनाई और विश्व का सबसे रईस आदमी बन गया, ठीक है? कहीं भी नहीं था वो आदमी, सबसे रईस बन गया। अगर वो इस तरीके की बात कर रहा है एनीथिंग कैन बी हैक, तो ये अपने आप में सवाल उठाता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। और इस तरीके की रिपोर्टें भारत में भी आई हैं कि ईवीएम चेंज कर दी गई है, रिप्लेस कर दी गई है। तो मेरा ये कहना है कि इस एक जो हेल्दी प्रजातंत्र जो है, हेल्दी डेमोक्रेसी जो है, उसमें इस तरीके की चीजें होना ही नहीं चाहिए हिमांशु। हाउ डेमोक्रेसी डाई, एक प्रजातंत्र का निधन कैसे होता है, इसके हम सारे कारक जो है एक एक करके देख रहे हैं। कि सबसे पहली बात, संवैधानिक संस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जा रही। देश के संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को बार बार एक्सटेंशन मिल रहा है, ऐसे एक्सटेंशन मिल रहा है कि जैसे कोई और जो है टैलेंटेड व्यक्ति इस देश में रह ही नहीं गया, चाहे वो ईडी हो, चाहे डीआरआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। आपके लोगों को बार बार जो एक व्यक्ति बैठ जा रहा है उसी को एक्सटेंशन मिल रहा है। तो ये कितना ज्यादा डिमोरलाइज कर रहा है दूसरे ब्यूरोक्रेट्स को, ये सोचने वाली बात है। ब्यूरोक्रेसी जब वीक हो जाती है तो डेमोक्रेसी अपने आप ही अधोगति की तरफ चली जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस देश के जो इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सफर कर रहे हैं कि बार बार जो है उन्हीं लोगों को जो आप एक्सटेंशन दिए जा रहे हो, उससे पूरी डेमोक्रेसी जो है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो आपने कहा कि भाई प्रजातंत्र के अंदर में ये लोग पहले जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करने के बाद में जो है जब इनके जुमले असफल होते हुए साबित होते हैं तो ये लोग जो है उठ के फिर ईवीएम, वोटिंग मशीन, वोटर लिस्ट इन सब के साथ में छेड़छाड़ करती है। तो ये दो चीजें स्पष्ट करता है। एक ये कि किस तरीके से यदि कोई चरित्रहीन व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पे बैठ जाए तो जो इतने 70, 75, 80 सालों में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हमने डेवलप किए, जिसपे हमको नाज है, जिसपे भारत एक जो राष्ट्र है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक मुल्क है, उस मुल्क को जो अपने संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस पे नाज था, वो कितने जल्दी और कितने इजीली कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कितने इजीली कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ये 10 साल में 11 साल में हमने देख लिया। दूसरी चीज ये बताती है कि जब अपोजिशन वीक होता है तो आप किसी भी तरीके से प्रजातंत्र के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, जिन राज्यों में ये बार बार जीत के आ रहे हैं, देखिए क्या किया इन्होंने। अपोजिशन के सारे कार्यकर्ता जो ग्रास रूट लेवल पे हैं उनको ही अपनी तरफ खिसका दिया। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से चलती है, जब कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो नेता कहां से रहेंगे। तो ये बड़े सिस्टमैटिकली क्लिंजिंग हो रही है, पूरे अपोजिशन की सिस्टमैटिकली क्लिंजिंग हो रही है। या तो नीचे के लोगों को खरीदा जा रहा है, या नीचे के लोगों को डराया जा रहा है, या नीचे के लोगों को धमकाया जा रहा है। येन केन प्रकारेण जितने भी टेक्स्ट बुक में ट्रिक्स हैं, सारी ट्रिक्स को यूज करके जो है वो अपोजिशन की सिस्टमैटिक क्लिंजिंग की जा रही है। तो ये दो चीजें जो मैंने बताई, संवैधानिक संस्थाएं कितने फास्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, सरेंडर हो जाती है, और दूसरी किस तरीके से अपोजिशन को पूरी तरीके से अनैतिक रूप से, अनएथिकल रूप से क्लिंस किया जाता है, उनको पूरी तरह से खत्म किया जाता है। ये दो चीजें हमारे प्रजातंत्र के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा खतरा है। जी हिमांशु। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि विपक्ष अब
पहले जितना कमजोर तो नहीं रहा है, थोड़ा मजबूत तो हुआ है। राहुल गांधी इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है, कुछ ना कुछ फिक्सिंग या गेम खेला जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन इस पर किस तरह से रिएक्शन देता है आने वाले समय में, ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी कमेंट करके हमें बताएं कि आखिरकार वो इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं, और आखिरकार जब मैच फिक्सिंग की बात आ रही है, लोकतंत्र को हैक करने की बात आ रही है, तो फिर हमारी जनता इसको किस तरह से लेती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।